जय और आप देख रहे हैं महाबहस और सबकी बातें आप सुन रहे थे। अब रेप पर बहस जारी है। बस ऐसा लग रहा है कि किरदार बदल गए हैं। पहले जो पक्ष में थे अब विपक्ष में हैं, जो तब विपक्ष में थे अब पक्ष में हैं, लेकिन हालात वहीं, घटनाएं वहीं, दरिंदगी वहीं। ये बड़ा सवाल है। हैदराबाद से लेकर उन्नाव तक हालात बदले नहीं। निर्भया कांड के बाद देश उबला तो बहुत कुछ कानून में बदलाव कर दिया गया, फंड बनाया गया, ना फंड का इस्तेमाल निर्भया फंड का हो पाया और ना ही रेप का सिलसिला थमा। और रेप तो रेप, हवस बुझाने के बाद सीधे आग के हवाले हैदराबाद से उन्नाव तक। क्या बताते हैं हमें, समझ में नहीं आता कि हम कितने बीमार हो गए हैं, समाज कितना बीमार हो गया है या हमारा सिस्टम इतना लाचार हो गया है। दरिंदे डर नहीं रहे हैं तो कौन डराएगा दरिंदों को? यह बड़ा सवाल आज मैं पूछूंगा महाबहस में तमाम लोगों से कि कोई जानवर इंसान के अलावा रेप नहीं करता। हम इंसान हैं जो रेपिस्ट हैं। हम इंसान इतने क्रूर हैं कि रेप के बाद, एक बार हवस बुझाने के बाद मार डालते हैं। ये ऐसे दरिंदों को रोकने वाला आखिर कौन है? मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। शबनम पांडे, बीजेपी की नेता का इंतजार है मुझे। डॉक्टर माननी श्रीवास्तव, मनोवैज्ञानिक को भी मैंने बुलाया है कि हम इतने बीमार कैसे हो गए हैं। मेरे साथ मनोज यादव साहब, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं, जुड़े हुए हैं। एमसी द्विवेदी, एक्स डीजीपी यूपी, कानून का डंडा काम नहीं आ रहा तो अब कौन सा डंडा चलाएं हम, मैं पूछूंगा। अंबर जैदी, सोशल एक्टिविस्ट, नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसी द्विवेदी, आप तो अपनी पूरे जीवन में आपने ऐसे बहुत सारे मामलों, रेप के मामलों को देखा होगा। आपने निर्भया कांड को भी देखा है, आपने बहुत सारे झकझोरने वाले कांड भी देखे हैं। हर कोशिश कर ली गई। अब तो रेप के मामले में सजाए मौत तक का प्रोविजन है, लेकिन नहीं, दरिंदे डर रहे। अब कैसे डराएंगे? या खुद डर कर अब घर में दुबक जाए महिलाएं, यही सिर्फ एक रास्ता बचा है हमारे सामने। नहीं महफूज कर सकते हम बहनों को, बेटियों को। इस सच को मान लेना चाहिए हमें। नहीं कर सकती पुलिस कुछ। यह सच है कि कानून अधिक सख्त किया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की गई है और कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें एक हफ्ते के अंदर निर्णय करके सजा भी दे दी गई है। परंतु हम सभी देख रहे हैं कि फिर भी बहुत अधिक अंतर रेप के केसेस में नहीं आ रहा है। इसलिए हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि केवल कानून जो कि भय उत्पन्न करता है या उस मात्र से रेप के केसेस में बहुत अधिक कमी नहीं आ सकती। इसमें दूसरे फैक्टर्स हैं। बड़े अदब के साथ द्विवेदी साहब, आप दूसरे पहलू पर जाएं। आप दूसरे पहलू के बारे में हमें बताएं। द्विवेदी साहब, आप चूंकि पुलिस फोर्स से रहे हैं, आपने अगुवाई की है पूरे यूपी के पुलिस फोर्स की, तो बड़े अदब के साथ आपसे मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जितना कानून हमारे पास है और जितनी पुलिस हमारे पास है, जो पुलिस की जितनी ड्यूटी उनके पास है, उनको हमने दे रखी है, क्या वो कर रहे हैं? इसी मामले को लीजिए, इसी मामले को जहां पर पीड़िता के केस तक को पुलिस ने दर्ज नहीं किया। शिकायत दी थी पहले थाने में, मामला दर्ज तक नहीं हुआ, एफआईआर नहीं लॉन्च किया गया, फिर कोर्ट जाती है पीड़िता, उसके बाद कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज होता है। अगर यह रवैया पुलिस का रहेगा तो क्यों नहीं हौसले बुलंद होंगे प्रधान साहब के बेटे को, जिन्होंने यह करतूत की है, यह दरिंदगी दिखाई है, रेप एंड देन अटेम्प्ट टू मर्डर। हौसला तो यह पुलिस वाले ही बढ़ा देते हैं ना सर। किसका डर होगा? कैसे डरेंगे ये? नहीं, ये इस बात से इनकार, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि पुलिस में भी खामियां हैं और पुलिस में कमी भी और खामियां भी है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि कानून जहां तक है वो सख्त भी हो रहा है और धीरे धीरे कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी बेटर है, पहले से सुधार हो रहा है उसमें और सजाएं भी हो रही हैं। आप देख रहे हैं लोग बहुत केसेस में पकड़े भी जा रहे हैं लगातार, लेकिन फिर भी बहुत अंतर नहीं पड़ रहा है, बल्कि आप देखते हैं कि घटनाएं इस तरह की बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसलिए हमें अन्य कारणों को भी ढूंढना चाहिए। ये ठीक है कि पुलिस में सुधार होना चाहिए, पुलिस के रवैये में सुधार होना चाहिए, महिलाओं के प्रति उनको अधिक संवेदनशील होना चाहिए,
इस संवेदनशीलता में कमी के दिक्कत ये है सर, उदाहरण बिल्कुल सही है, वो उसको कोई इनकार नहीं किया जा सकता। वेरी हम्बली MC द्विवेदी सर, वेरी हम्बली आई वुड लाइक टू पुट इट कि पुलिस नहीं कर रही है जो उसको करना चाहिए। इस मामले में भी प्रोएक्टिवली अगर पुलिस काम करती तो जमानत पर यह दरिंदा छूटा था चंद रोज पहले, 3 दिन पहले, जब इसने इस जघन्य वारदात जम दिया है, मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने की जरूरत की, पहले रेप कर चुका था, शादी का झांसा दे चुका था और अब जान लेने की कोशिश की है। पुलिस को जागना नहीं चाहिए था कि छूट कर आ रहा है वो शैतान बाहर, जरा बचा ले हम पीड़िता को। अंबर जैदी, लेकिन पुलिस को छोड़िए, आप दूसरे रास्ते तलाशिए, कैसे रोकेंगे रेप को? देखिए, जब भी ऐसी कोई वारदात होती है तो उसके बाद हमेशा एक एडवाइजरी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जारी कर दी जाती है कि आप ऐसा करें, ऐसा ना करें, 8 बजे के बाद बाहर ना जाएं, आप अपनी लास्ट लोकेशन शेयर करें, कैब का नंबर दें, अजनबी से बात ना करें, और पता नहीं क्या क्या। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग ट्विटर पे हैं, वो 18 साल से उम्र की, जो ज़्यादा उम्र की लड़कियां हैं, उनसे कह रहे हैं कि वो अपने साथ एक कॉन्डम कैरी करें ताकि अगर कोई उनको रेप करे तो वो पुरुषों की जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको समझे और उनके साथ कोऑपरेट करें। इस तरीके की मानसिकता तक लोग रख रहे हैं जी। तो इस प्रोड्यूसर साहब ने ये भी ट्वीट कर दिया है जी। हमें सीरियस सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, चाहे वो पुलिस हो या समाज में। हम महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर समझते हैं और ये सोच हमारी महिलाओं के प्रति है कि जब अगर हम कोई विक्टिम पुलिस डिपार्टमेंट में जाती है, ये सोच बदल नहीं रही है ना। देखिए, इसकी शुरुआत मैं एक लड़की हूँ, मेरे दिमाग में एक भय है कि मैं अगर अब यहाँ से वापस जाऊंगी तो मेरे साथ कुछ हो सकता है, लेकिन वो अपराधी जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं उनके दिमाग में कोई भय नहीं है कि वो छूट जाएंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत बड़ा फेलियर है। इस केस में भी वो अक्यूज छूट गए जमानत पे। सीरियस रेप जैसा क्राइम इतना सीरियस होता है, लेकिन सिस्टम, चाहे पुलिस हो या जजेस हो, वो प्रिजुडिस होते हैं महिलाओं के लेके कि लड़की की ही गलती रही होगी, उसने ही लड़के को उकसाया होगा। तो इस तरह की मानसिकता जब तक पुलिस की रहेगी, प्रशासन की रहेगी और कानून का भय नहीं होगा इन लोगों में, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। साफ तौर पे कानून का भय द्विवेदी साहब नहीं होगा तो ये सोच, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात होती है, लेकिन कितनी फास्ट, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। निर्भया केस इतना बड़ा रहा, एक आइकॉनिक केस रहा है, उसके भी 7 साल हो चुके हैं, उसके अक्यूज्ड आज भी जिंदा है। तो हम क्या बात करते हैं, और ना ही निर्भया पहली थी, राज्यसभा के सभापति ने 3 दिन पहले इसी पर हैदराबाद मामले को लेकर बहस चल रही थी, उन्होंने अफसोस जताया कि क्यों दया याचिका जब सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी तो क्यों इतनी देरी फांसी देने में, मानवाधिकार, क्यों उम्र का लिहाज जो दरिंदगी करता है उसके साथ। देखिए, जो ये दरिंदगी करता है, क्या वो उम्र देखता है कि भाई 6 महीने की बच्ची है या 80 साल की महिला है, तो फिर वो रेप करने वाले की उम्र का दायरा क्यों देखा जाता है कि 18 साल की उम्र का है। राज्यसभा के सभापति ने यही बात 3 दिन पहले कही है, उन्होंने खुद आसन पर बैठते हुए। मनोवैज्ञानिक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मानी श्रीवास्तव, में पॉलिटिकल अपने गेस्ट के पास जाऊं उससे पहले आपका, हमसे ज्यादा कोई सिख है क्या इस अर्थ पे, इस धरती पे, कोई और जिसको हम जानवर कहते हैं और अपने आप को सभ्य कहते हैं? डॉक्टर माननी श्रीवास्तव, आर वी द सिकेस्ट एनिमल? हम सबसे बीमार हो चुके हैं क्या? ऐसी दरिंदगी, ऐसी क्रूरता, क्या हो गया है? देखिए, अगर मैं कहूं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड बीमारी नहीं है, ये एक सामाजिक बीमारी है जो कि फैलती जा रही है, कैंसर की तरह हमारे अंदर रूट्स अपने जमाती जा रही है। और ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है जिसको हमें मल्टी डायमेंशनल ढंग से ही सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर हम इसको प्लेस करें तो हम एक कॉन्टिन्यूम पे प्लेस करेंगे। इससे अगर हमें लड़ना है तो शुरू से जब ये ईव टीजिंग की और मोलेस्टेशन और ये छोटी छोटी चीजें जो शुरू होती हैं, जिसको शायद लड़कियां भी नजरअंदाज कर देती हैं और उसके परिवार वाले भी, कि बात फैलेगी तो बदनामी होगी, इससे जो है पुरुषों का और मेल्स का एक जिसे कहना चाहिए कि उनमें ये आता है कि हम उनकी मैस्कुलिनिटी उनको लगती है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी पावर है, और एक सेक्सुअल अब्यूज हम अगर कुछ भी करेंगे तो वो तो ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
तो इसको ये शुरू से ही इसको जहां पे भी ईव टीजिंग और ये शुरू हुई उसको इतनी जोर जबरदस्ती से और उसको इतनी कड़े ढंग से दबाना चाहिए कि वहीं पे ये खत्म हो जाए। दूसरी हमें ये लगती है कि जब हम लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अगर हम देखें तो हमारी सोशलाइजेशन प्रोसेस भी फॉल्टी है। शुरू से हमारे इसी मामले में जो जेंडर रोल बायसेस हमारे आरोपी हैं जी, जेंडर रोल बायसेस जो हमारे अंदर भर दिए जाते हैं और आरोप उससे जो है उनके अंदर ये आ जाता है कि हम कहीं पे एक अपर स्ट्रेटा है और वुमेन में एक वीकर सेक्ट होने की एक कहीं हीनता की भावना डालने की कोशिश की जाती है। हमारे इतना ज्यादा इस समय सेंसुअल बम्बार्डमेंट हो रहा है कि उसको भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को चैनलाइज करने की जरूरत है। बीमारी की जड़ें जो है वो समाज के भीतर है डॉक्टर माननी, जो आप बता रही हैं, और ये बीमारी तब और खतरनाक हो जाती है जब ये बेटा और भतीजा हो किसी प्रधान का, जैसा कि इस मामले में है। तो फिर तो उस पर कोई उसको रोकने वाला कौन होगा? वो तो प्रधान का बेटा और भतीजा है, वो कुछ भी कर सकता है जैसा यहां पर किया है। पहले रेप करेगा, शादी के नाम पर धोखा देगा और उसके बाद अगर वो कानून में इंसाफ मांगेगी तो उसको मार डालेगा। ये शबनम पांडे, व्हाट चेंज्ड? क्या बदल गया? अजय जी, निश्चित तौर पे ये जो कांड हुआ है या जो भी इस तरीके के कांड हो रहे हैं वो इंसानियत को शर्मसार करता है। आज हम जानवरों को भी पीछे छोड़ गए हैं। ऐसा लगता है कि जानवर भी हमसे ज्यादा सिविलाइज्ड हो गया है, हम कहीं पीछे चले गए हैं। और हम किसी एक पे दोष नहीं दे सकते, हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर सकते, क्योंकि कभी मैं भी विपक्ष में थी और कभी मैं भी पक्ष में हूं, सत्ता में हूं। तो हम इसको नहीं दोष कर सकते, ना हम केवल समाज को दोष कर दे सकते, ना केवल सिस्टम को, क्योंकि इन सभी के एक सामूहिक प्रयास से हम इस तरह के प्रचलन को जो समाज में जिम्मेदारी, देखिए सरकार जिम्मेदारी लेती है, उसकी मैं कहीं बात नहीं कर रही हूं, लेकिन क्योंकि इसमें अगर मैं दोषारोपण करके इस बात को निकाल दूं कि पिछली सरकारों ने ऐसा किया वैसा किया और हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है, बहुत से प्रयास हमारी सरकार कर रही है, पर यहां मैं वो गिनाने के बजाय ये बड़ा मेरे सामने जो बड़ा सवाल है ना, कहीं वो सिस्टम भी हमारा। मनोज यादव जी को भी मैं लाता हूं डिबेट में। मनोज यादव जी, मेरे सामने बड़ा सवाल है कि आपकी तब सरकार हुआ करती थी दिल्ली में, जब विजय चौक पर लाखों युवा उतर आए थे, हजारों युवा उतर आए थे, और फिर आपने एक निर्भया कांड के बाद कानून बनाया, कानून को कड़ा किया आपने निर्भया फंड बना दिया, लेकिन ना उस फंड का इस्तेमाल हो पाया। बमुश्किल 10% रेप विक्टिम को पूरे देश में उस फंड से मुआवजा मिल पाया। शिकायतों के निपटारे की बात तो छोड़ दीजिए, और महज 10%, 15% फंड का इस्तेमाल अब तक हो पाया है। क्या रेप देश में रुक गया, या कुछ करना ही नहीं है? बहुत गुस्सा आए जनता को तो कुछ कर देना है, दिखा देना है कि हमने कुछ कर दिया। देखिए, जो आज बेसिकली जो उत्तर प्रदेश के हालात है, मैं उस संदर्भ में बात करना चाहूंगा। पूरे देश की ये हालत है, आप उत्तर प्रदेश की बात क्या करें, समूचे देश में ये हाल है। हैदराबाद का कांड भी हमारे सामने ही है। उत्तर प्रदेश का जी, मैं उत्तर प्रदेश की घटना को इसलिए, मैं एक तो निंदनीय घटना है, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां कानून और कानून का राज होता है वहां इस तरह की घटनाओं में कमी आती है या नाम मात्र की होती है। आपने हाल दिनों में देखा होगा, उदाहरण के लिए, चाहे वो उन्नाव का इससे पहले का मामला हो, एक मिनट, इससे पहले का उन्नाव का मामला हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूरे देश में किसी भी राज्य में कानून का राज है मामला हो जिसमें, क्योंकि रेप के आंकड़े मेरे पास सभी राज्यों के मौजूद हैं। जी, पूर्व गृह राज्य मंत्री जो आंकड़े देख लीजिए तो बढ़ रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं जब अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बलात्कारियों को संरक्षण दिया है, जिससे आज पूरे प्रदेश में बलात्कारियों के हौसले बुलंद हुए हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आज ही के दिन, आज का जो उन्नाव की बेटी के साथ जो हुआ, अभी सुनिए, चित्रकूट में आज पुलिस चौकी के अंदर एक लड़की के साथ रेप करके और पुलिस चौकी में उसकी हत्या कर दी गई।
आप बताइए कि इस पुलिस थाने की चौखट पे जब यह होने लगेगा तो आप अभी क्या सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं कायम है? हमने कानून बनाया है, हमने संविधान बनाया है, आप शबनम और पांडे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकारें बनाई हैं। कांग्रेस का है, उत्तर प्रदेश की सरकार इससे भाग नहीं सकती है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी हाल के दिनों में आपने देखा, 2 दिन पहले प्रियंका जी ने ट्वीट किया था, मैनपुरी की एक घटना है। ओके और ऊपर संरक्षण क्यों दे रही सरकार? मैं आपको बीच में ये भी बता दूं कि कुछ ही पलों में पीड़िता को उन्नाव कांड की पीड़िता को लखनऊ से एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जा रहा है और कुछ ही पलों में यहां पर वो पहुंच रही है या पहुंच चुकी है, जो जानकारी हमें निकल करके आ रही है, ये भी हम आपको अपडेट देंगे। बट रिस्पॉन्ड टू मनोज यादव, शबनम पांडे जी। ओके, अब मैं एमसी द्विवेदी साहब, सुनिए, देखिए नसीहतें बहुत हो गई, अब तो मुझे लगता है कि कोई नसीहत सुनने को नहीं तैयार है। लोगों को रिजल्ट चाहिए सर। काम करती है, हर सरकार करती है। पूरी जनता देखिए हमारी सरकार ने जिस तरीके से, देखिए इस केस को लेकर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बच्ची का FIR हुआ, क्या बचा है, मुकदमा चला कोर्ट में, हाई कोर्ट में मुकदमा इसका चला और उधर जमानत दे दिया गया। मेरी एक छोटी सी इस पे प्रश्न है कि जिस तरीके का गैंगरेप हुआ, ये एक हीनियस क्राइम है, इसमें जमानत मिल जाती है तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ लैप्स लगता है। आज ही का सुप्रीम कोर्ट का एक केस देखिए, महिपाल वर्सेस राजेश कुमार का है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया है, द बेंच नोटेड दैट द ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट कानून की कमजोरी है ना, कौन उसको मजबूत करेगा? पुलिस कोर्ट, आप देखिए हाई कोर्ट, अजय जी मेरी बात पूरी सुन लीजिए, कैसे हाई कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है। और जरा इस तस्वीर को भी देखिए, बाय द हाई कोर्ट सिहरन पैदा करती है ये तस्वीर। 90% जली हुई पीड़िता इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पे एम्बुलेंस में दिखाई दे रही है आपको, जिसको लखनऊ से एयरलिफ्ट करके लाया गया है अभी भी, और उसको अब आखिरी कोशिश हो रही है कि बचा लिया जाए किसी तरह से। 90% जलने के बाद उम्मीद बहुत कम रहती है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि वो लड़ेगी और जीतेगी। और सफ्तर जंग में कि बर्न वार्ड में भर्ती कराए जाने की कोशिश चल रही है। अंबर जैदी जी, क्या करेंगे हम मान लें कि नहीं कुछ हो सकता है? ये सब फेस सेविंग एक्सरसाइजेज होती हैं। जब निर्भया हुआ था उसके वक्त भी उनको सिंगापुर भेजा गया था। जब देखते हैं कि लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है तो जो प्रशासन होता है वो ये अपनी फेस सेविंग एक्सरसाइज होती है। अगर वो इतने ही सीरियस हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, लेकिन कोई सीरियसनेस नहीं दिखाता, ना ही किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। पुलिस जुडिशरी पुलिस को, वो शासन को, वो प्रशासन को, वो विपक्ष को, वो सरकार को, यही सब चलता रहता है। और आए दिन बेटियां जला के झुलसाई जा रही हैं। कौन जवाबदेही है? किसकी जवाबदेही है? किसके पास जाएं? जब भी ऐसा होता है महिलाओं के ऊपर, खुद के ऊपर सब कुछ थोप दिया जाता है कि आप बाहर क्यों गई, आपने ये क्यों पहना, आपने अजनबी से बात क्यों की। कौन किसके पास जाएं हम? कौन सी ऐसी जगह है और कौन सा ऐसा नियम है जिसके तहत महिलाएं सुरक्षित होंगी? बहुत लेक्चर हो गए और बहुत आक्रोश हो गए, बहुत मोमबत्तियां जल गई। अब हमें जवाब चाहिए सरकार से, प्रशासन से, कि हमें हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। हमेशा ये सब ड्रामा चलता रहता है महिला सुरक्षा के नाम पे और वोट भी बटोरे जाते हैं, लेकिन हमारे एमपी जिनको हम चुनकर भेजते हैं वो संसद में ये मामला नहीं उठाते और ये सब ड्रामा चलता रहता है। उसके बाद एक हमें आदत पड़ गई है एक्चुअली अजय जी कि अगर रेप होगा उसके बाद हम सब मोमबत्ती जलाएंगे, ट्विटर पे पोस्ट डाल देंगे, पैटर्न है। उसके बाद वो धीरे धीरे अखबार के पिछले पन्ने पे पहुंच जाएगी न्यूज और बस सब नॉर्मल हो जाते हैं। और हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छे से जानते हैं कि कोई बात नहीं, हम सब इकट्ठे होते हैं जब कोई रेप हो जाता है, लेकिन हम सब कभी इकट्ठे होके प्रशासन से ये सवाल नहीं पूछते कि ये कब नहीं होगा, कब ये सब रुकेगा। एमसी द्विवेदी साहब मुझे इसी का जवाब दीजिए, कब नहीं होगा, कब रुकेगा, कब महफूज हो पाएंगी बहनें बेटियां? देखिए, ये समस्या को अगर सचमुच सुलझाना है तो इसकी समग्रता में विचार किया जाना चाहिए। इसके कई फैक्टर्स हैं,
जैसे कि सेक्स रेशियो घटता रहा, भ्रूण हत्या की गई लगातार, इसके लिए समाज दोषी है, इसके लिए पुलिस कोई दोषी नहीं है। भ्रूण हत्याएं होती रही लड़कियों की, तो सेक्स रेशियो इतना डिफरेंस हो गया है, एक कारण रेप के बढ़ने का वो है। दूसरा चूंकि सब लड़के भाग के आते हैं, उसके लिए समाज के साथ अर्बनाइजेशन हो रहा है। एमसी द्विवेदी साहब, केवल ठीक है, सिस्टम नहीं, पूरा समाज जिम्मेदार है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, मैं मेरी बात सुन लीजिए, अर्बनाइजेशन हो रहा है। छोड़ देंगे, नहीं द्विवेदी साहब माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट में आवाज उठी है अभी ये कि आप पब्लिक हैंगिंग कीजिए, चाहे समाज में बदलाव हो, कैपिटल पनिशमेंट दीजिए, सुधार हो, उसके लिए राजनीतिक स्थिति की जरूरत है। तो सरकार को दिखाने की सामाजिक सुधार में भी, पुलिस प्रशासन में भी सुधार आएगा, जुडिशरी में भी सुधार। ये भी खबर आ रही है निकल करके एयरपोर्ट पर पीड़िता पहुंच चुकी है, भारत में पब्लिक हैंगिंग हो सकती है, सफदरजंग ले जाया जा रहा है। लगातार वो तस्वीर आप दिल्ली से आ रही है, उसको देख रहे हैं। यूपी पुलिस के जवान भी मौजूद है यहाँ पर, और ये एम्बुलेंस के जरिए अब दिल्ली एयरपोर्ट से पीड़िता को सफदरजंग अस्पताल ले जाया जा रहा है। यहां भी ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है बिना ट्रैफिक के, ताकि जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके और बचाया जा सके पीड़िता को। ढोलागांव होते हुए, गुड़गांव रोते होते हुए सफदरजंग बंद हॉस्पिटल पहुंचेगी और उन्नाव पीड़िता का सही से उपचार होगा। यानी कि जो 2 दिन पहले 90% उनका बॉडी को जलाया गया था, यहाँ सीधे लखनऊ से एयरपोर्ट लाया गया और यहाँ से सीधे बर्न हॉस्पिटल सफदरजंग पहुंचा है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। जी, हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे वहां से कि कैसे ले जाया गया है इस वक्त पीड़िता को। एमसी द्विवेदी साहब, आप जिस सोशल रास्ते से बता रहे हैं कि इस रास्ते का समाधान होगा, सोशल चेंज लाइए, आप माइंडसेट को चेंज कीजिए। आई डोंट नो हाउ मच टाइम विल दैट टेक, बट अब हमें चाहिए रिजल्ट, और क्या सीधे कैपिटल पनिशमेंट आपको लगता है देखिए कि दे दो? ऐसा रेप मीन्स सजाए मौत। देखिए मैं नहीं समझता कि भारत में पब्लिक हैंगिंग पॉसिबल है। नंबर 1, हमको प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक रूप से सोचिए। जो हमारा संविधान है उसमें इस तरह की पब्लिक हैंगिंग का प्राविधान हो, तो फिर कैसे डरेंगे? तो क्या ये पॉसिबल है हमारे यहाँ देश में जो हो रहा है, आए दिन लड़कियों को रेप करके जलाया जा रहा, मारा जा रहा है, ये हम बर्दाश्त करते रहेंगे? नहीं, प्रधान साहब अपने बेटे की पीठ ठोकते रहेंगे, वो कहते रहेंगे कि तुम जुल्म ढाओ, तुम बने ही इसीलिए हो। डेमोक्रेसी के नाम पे महिलाओं की हत्या, उनका रेप, उनको जला के जिंदा जलाना हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अक्यूज को फांसी नहीं देंगे। ये हमारी डेमोक्रेसी है और ये हमारी सेक्युलर धर्मनिरपेक्षता हम जिसको बोलते हैं। सर द्विवेदी साहब, रिस्पॉन्ड टू अंबर जैदी। जो पब्लिक हैंगिंग वाली बात कर रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कैपिटल पनिशमेंट है इसमें, लेकिन है उसको लिए जो हैबिचुअल रेपिस्ट है, निर्भया कांड और किसी को नहीं मिल रही है, ज्यादा जघन्य रहा है, उसके केस में भी अभी तक फांसी नहीं हुई है, और जो मेन अक्यूज था उसको अंडरएज करके उसको छोड़ दिया गया। तो ये कौन सा इंसाफ है कि हम ऐसे जघन्य अपराधों में भी अपराधियों को जाने देते हैं मानवाधिकार के नाम पे, और उनको राष्ट्रपति के पास अपनी मर्सी प्ली भेजने की भी इजाजत है। तो ये कहीं ना कहीं जो रेप अक्यूज हैं, सॉरी रेप विक्टिम्स हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है। डॉक्टर माननी श्रीवास्तव, आप क्या मुझे आपके साइकेट्री में कोई ऐसा डेफिनेशन मौजूद है कि हाउ टू कर्ब, कैसे आप डराएंगे इन दरिंदों को? ये जो जानवर से भी बदतर हो चुके हैं, कैसे उनको रोकेंगे आप? कैसे उनके दिमाग को ठीक करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ज़्यादी मैम से जो है मेरी ओपिनियन कोइंसाइड करती है कि जरूरी है कि उनको इतना कड़ा पनिशमेंट दिया जाना चाहिए कि आगे ऐसे किसी भी व्यक्ति के दिमाग में अगर ऐसा कोई भी ख्याल आए तो वो जो है उसको वहीं पे रोकने की कोशिश करे, क्योंकि वो उस पनिशमेंट से डरे। दूसरा, अगर मैं ये बात कहूं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, तो जो आपने कहा माइंडसेट इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा, लेकिन माइंडसेट चेंज करने की हमें शुरुआत करनी ही होगी। ये जो इंपल्सिव एग्रेशन लोगों में बढ़ रहा है, ये जो सेल्फ सेंटर्डनेस लोगों में बढ़ रही है, पैदा करेंगे तब तक लोगों में नहीं होगा कुछ भी बदलाव।
देखिए, अभी पॉस्को एक्ट में जो कानून था पहले, जिसमें कि 20 साल की सजा थी, उसको आजीवन कारावास और डेथ सेंटेंस में कन्वर्ट किया। बहुत से ऐसे कानून हैं जो हमारी सरकार ने बदला है और अभी बदलने की और गुंजाइश है, जैसे कि मर्सी पिटिशन। अगर कानून में आपने बदलाव कर दिया, लेकिन जिसको कानून सजा मिली है उसको सजा नहीं दे रहे। 12 साल की उम्र तक की बच्ची का रेप होता है तो उसको पॉस्को एक्ट के तहत उसको आजीवन उसको डेथ सेंटेंस है। लेकिन क्या जब 20 साल की लड़की के साथ अगर ऐसा जघन्य अपराध हो गया, उसको जला के मार दिया गया, उसके अपराधियों को क्यों छोड़ा जाए? स्पेशल प्रोविजन है कि फांसी की सजा होगी, लेकिन नहीं होती है। कुछ केसेस में एमपी में हम जाए तो कुछ एग्जांपल्स मिल जाते हैं कि हफ्ते भर के अंदर सजा हो गई। नहीं, आपको जिसको जला के मारा गया उसको भी फांसी की सजा ही है, उसका प्रावधान उससे कम नहीं है। ये नहीं सोचिए कि उसका लेकिन नहीं हो रहा है ना कन्विक्शन। कुछ साल कैद होके निकलेगा और निकल। पुलिस मामला दर्ज करने को तैयार नहीं है। पिटीशन का प्रावधान लगातार सरकार करती रही। अरे शबनम जी, जरा समझिए ना, मामला ही नहीं दर्ज करेगी तो सजा क्या मिलेगी? बहन पुलिस स्टेशन गई तो उनको बोला गया कि आपकी बहन किसी के साथ चली गई होगी, कहीं भाग गई होगी। तो इस तरीके की मानसिकता जब पुलिस रखती है तब उनसे इंसाफ की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? अगर उन्होंने क्विक एक्शन लिया होता तो शायद उनको बचाया जा सकता था। सिस्टम की मानसिकता में भी सुधार, जयदी जी, सिस्टम की मानसिकता में भी सुधार लाने की गुंजाइश है और उसकी सरकार कोशिश करती रही। देखिए उत्तर प्रदेश, देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की यहाँ पे जरूरत है। हमें महिला सुरक्षा को सर्वोपरि रख के पुलिस सिस्टम को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, जुडिशरी में रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, तभी जाके ये सारी चीजें मुमकिन है। हमें सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। कानून का भय जितना मेरे अंदर अब खुद को मॉलेस्ट होने का डर है, उतना ही अपराधियों में भी डर होना चाहिए कि मुझे फांसी की सजा हो सकती है अगर मैं किसी लड़की को हाथ लगाता हूं। तो ये भय सबसे ज्यादा क्योर साबित हो सकता है अगर हम समाज में बदलाव की उम्मीद रखते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, वरना वो सदियां लग जाएंगी समाज में बदलाव लाने की उम्मीद अगर हम रखेंगे तो। नहीं, देखिए केवल भय ही नहीं, देखिए समाज को भी बदलना होगा, सिस्टम को भी बदलना होगा। समाज अपना काम कर रहा है। महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, बेटी बच रही बेटी पढ़ रही है, लेकिन मुझे लगता है एक इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी को यह भी स्टार्ट करना चाहिए, बेटा पढ़ाओ और उसको इंसान बनाओ। बेटा पढ़ के इंसान नहीं बन रहा है, मुझे तो शर्म आती है जानवरों से कंपेयर करने में, क्योंकि जानवर बड़े प्यारे और मासूम होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा बेहतर है हमसे जानवर। बिल्कुल, हम जानवर से बहुत बदतर हो चुके हैं। तो पहले तो इंसान बनाओ, अब तो इंसानियत की पाठशाला लगाइए, किताबों की पाठशाला छोड़ दीजिए। मैं तस्वीर जो लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रही है, क्यों सबको, जैसे बेटों की देखिए इसकी शुरुआत समाज बदलेगा और बदल रहा है, लेकिन शुरुआत सिस्टम से होगी तभी समाज में बदलाव जल्दी पॉसिबल है। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, जो इन्होंने कहा ना कि बेटों को पढ़ाओ, बेटों को इंसान बनाओ, इंसान बनाने की शुरुआत भी लेकिन महिला को ही करनी होगी, क्योंकि महिला को भी बिल्कुल माँ एक जो है वो उसके अंदर उसको ये सिखाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको समझना है कि हम अपने बेटों को भी वही वैल्यू, उतना ही प्रेशर बेटों पे भी रहे जितना हम बेटियों पे क्रिएट करते हैं कि बाहर ना जाना, किसी लड़के से बात करना। बेटे को भी सिखाएं कि किसी लड़की पे गलत नजर ना रखना, किसी लड़की को हाथ ना लगाना उसके कंसेंट के बिना। तो ये सारी चीजें हमें सेंसिटाइजेशन करना पड़ेगा बेटों और बेटियों का। बिल्कुल, वीकर सेक्स सिंड्रोम जो है, जो बेटा और बेटी दोनों के अंदर, अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को रोक करके ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। क्यों हम बात कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। इस तस्वीर को देखिए और सिहरिए, दहल उठेगा आपका दिल। जरा आप सोचिए गौर से कि हुआ क्या है। जो एम्बुलेंस में इस वक्त जा रही है दिल्ली की सड़कों पर, बेतहाशा उसको ले जाया जा रहा है सफदरजंग अस्पताल में, लखनऊ से लाया गया है, उन्नाव से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, बस किसी तरह जान बच जाए। 90% जल चुकी है ये पीड़िता। और कैसे जली? क्योंकि उसने न्याय पाने की कोशिश की। किस लिए न्याय पाने की कोशिश की? क्योंकि उसके साथ रेप हुआ था, धोखा हुआ था, शादी का झांसा दिया गया था, वो न्याय चाहती थी। और अब वो जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी ये कहना मुश्किल है। हमारे संवाददाता इस पर नजर बनाए हुए हैं दिल्ली से इस वक्त। मैं नाम नहीं सुन पा रहा हूं, क्या मेरे साथ योगेंद्र जुड़े हुए हैं? निरंजन, ये बताइए कि क्या बता रहे डॉक्टर, इस वक्त क्या स्थिति है पीड़िता की दिल्ली पहुंचते पहुंचते, और कितनी देर में उसको इलाज मिलना शुरू हो जाएगा यहां?
90% शरीर जल चुका है। इसको ले जाकर के यहाँ पे जो ग्रीन फ्री कॉरिडोर बनाया गया है, हम बात करें यहाँ से गुड़गांव धौलका होते हुए सफदरजंग जो वन हॉस्पिटल है, वहाँ अब के बाद यानी 5 से 7 घंटे तक यहाँ बॉडी पहुँचने वाला है। इससे जैसे ही वहाँ पहुँचेगा इलाज ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके पहले जैसे ही लखनऊ से इसके बॉडी को यहाँ ले जाने की अधिकारी और उत्तर प्रदेश के कई महिला अधिकारी यहाँ और बॉडी को यानी सफदरजंग हॉस्पिटल का एक अलग से एम्बुलेंस भी यहाँ लिया जाएगा और एयर एम्बुलेंस का दोनों यानी 3 तरह के 2 एम्बुलेंस और उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस का जवान यहाँ से बॉडी को पीड़िता का बॉडी यहाँ से ले जा चुका है। हालांकि अब देखना यह है कि इतना जल्दी मतलब पीड़िता को ले जा चुका है। आप ये कहिए निरंजन, करेक्ट योर वर्ड, पीड़िता इस वक्त गंभीर हालत में है, उसको ले जाया जा रहा है और उसे एयरपोर्ट से क्या रवाना तो हो चुकी थी पीड़िता, यहाँ एम्बुलेंस जा चुकी थी, कितनी देर में दाखिल हो जाएगी वो, क्या जानकारी है आपकी निरंजन? वहाँ भी एक्टिव है, वहाँ भी डॉक्टर का टीम बनाया जा चुका है। जैसे वहाँ पहुँचने के बाद इसकी प्रक्रिया जो शुरू होती है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि लगातार आप अपने चैनल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश पर इस खबर को दिखा रहे हैं और एक्टिव भी है। इसको लेकर के उनका जो बॉडी है यानी 90% बॉडी जल चुकी है। इसका अब इलाज किस तरह से होता है, कैसे होता है, डॉक्टरों की टीम बनाई गई है, इतना जल्दी रिकवर होता है बॉडी, ये आने वाला 24 घंटा काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 90% अगर बॉडी जलता है तो मान के चलें बचने की उम्मीद नामुमकिन होती है। लेकिन मेडिकल साइंस में ऐसे कई तरीके हैं जो कोई निकाला है कि ऐसी उपचार संभव हो सकता है, लेकिन 90% बॉडी जला हुई। तो पीड़िता को इस वक्त बचाने की ये जद्दोजहद है और जरूरी है कि बचे पीड़िता। और वो प्रीति हमारी संवाददाता सफदरजंग हॉस्पिटल में मौजूद है। प्रीति, क्या एम्बुलेंस पहुंच चुकी है यहाँ पर? तैयारी जाहिर है, डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं पीड़िता का, तुरंत इलाज शुरू हो पाएगा? बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एयरपोर्ट एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। बस अब कुछ ही देर में यहाँ सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता को लेकर यहाँ पे पहुंच चुकेंगे। हम आपको दिखा दें कि ये सफदरजंग अस्पताल के बाहर का नज़ारा है। सफदरजंग अस्पताल के बाहर लोग यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, पब्लिक भी यहाँ पे इकट्ठी हो गई है। ये जो लोग यहाँ पे इकट्ठे आपको दिख रहे हैं, ये सब लोग नाराज़ हैं, इनके मन में गुस्सा है, पीड़िता के साथ जो हुआ अन्याय जो हुआ उसको लेके गुस्सा है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो पीड़िता के समर्थन में यहाँ पर लोग यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ ही देर में बस जो पीड़िता है उसको सफदरजंग अस्पताल यहाँ पर लेकर आया जाएगा। एयरपोर्ट जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट से सफदरजंग अस्पताल के लिए रवाना हो गई है। ग्रीन कॉरिडोर बताया गया है कि किसी भी तरीके की उसको दिक्कत ना हो और आराम से जो पीड़िता है उसको अस्पताल में ले जाया जाए, उसका इलाज शुरू हो सके। 6 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है जो डॉक्टर्स उनका इलाज यहाँ पर करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं उनका समर्थन करने के लिए, उनसे बात करेंगे। ये बताइए क्यों आए हैं आप यहाँ पे? मैम, वो जो आज उन्नाव वाला केस हुआ है, पता नहीं हो क्या रहा है, इसको मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो गया है मामला। अभी रेड्डी जी का अभी इतना ठंडा ही नहीं हुआ है मामला कि यहाँ पे फिर दोबारा यही सीन हो गया है। समझिए दरिंदे हैं, कोई ये आदमी है ही नहीं, दरिंदे हैं, अब टूटी हमें दरिंदे हैं मैम। समझ में कुछ नाराजगी बहुत ज्यादा है मैम, गुस्सा बहुत ज्यादा है मैम, बहुत ज्यादा परेशान। क्यों आए हैं आप यहाँ पर अभी? मैडम मेरे को बहुत पूरा वो लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे बहुत वो एनालिस्ट हुआ कि यहाँ पे एक्चुअल में एक लेडीज का रेप हो गया है। कानून ऐसा बनना चाहिए कि सजा हो यहाँ पे, सख्त से सख्त फांसी। मुझे ये बताइए क्यों आए हैं आप यहाँ पे? पीड़िता के साथ जो हुआ उसको लेकर क्या? हम लोग उसके दर्द को साझा करने आए हैं और ये जो हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग वैसे लोगों से कानून के इनेक्टमेंट की बात कर रहे हैं, कानून बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें 48% लोग जो है जघन्यतम अपराध के मतलब अपराधी लोग जो है संसद में पहुंचे हुए हैं। उन लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या कानून बनेगा, क्या वो कब लागू होगा? राम राज्य की बात आ रही थी यूपी में, उन्नाव के सांसद जो है
वो भी रेप एंड हत्या। सुना आपने, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, यहाँ पे नाराजगी है लोगों में। लेकिन अभी जो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बस कुछ ही मिनटों में जो पीड़िता है उसको यहाँ सफदरजंग अस्पताल में लेके आएंगे, उसका इलाज यहाँ पे शुरू होगा। दिल्ली पुलिस के साथ साथ नोएडा जो पुलिस भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। पूरी एक टीम गठित की गई है, डॉक्टरों की 6 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है और उसको लेके यहाँ पे इलाज किया जाएगा। निरंजन कहाँ है मेरे साथ? जो गुस्सा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है प्रीति, मैं देख रहा हूँ इस वक्त जो इस चैनल को देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, उनके रिएक्शंस जो आ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव लिख रहे हैं कि एनकाउंटर कर दो ऐसे लोगों को, सबको फांसी दे दो, ये भी लिख रहे हैं। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि क्या ये सरकार बचाती है रेपिस्टों को, कई उदाहरण भी इसमें दे रहे हैं। लोगों में बेचैनी है, गुस्सा है और अब लोग जाहिर कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। निरंजन आपके पास इस वक्त क्या अपडेट? जी देखिए, मैं तो एयरपोर्ट पर हूं जहां से पीड़िता का जो बॉडी है एम्बुलेंस से रवाना हो चुका है 10-12 मिनट पहले। यहां उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान आलाधिकारी और दिल्ली पुलिस के आलाधिकारी सहित 2 एम्बुलेंस के साथ यहां रवाना। अब से कुछ देर के बाद यानी 1 से 2 मिनट के अंदर सफदरजंग का जो बर्न हॉस्पिटल वहाँ पहुँच जाएगी और जो इलाज है यानी कि जो टीम का गठन किया गया है इलाज शुरू हो जाएगा अब से कुछ देर के बाद। हालांकि एयरपोर्ट से जो जिस तरह से रवाना किया गया काफ़ी एहतियात बरता गया था, क्योंकि एक एम्बुलेंस जो है सफदरजंग हॉस्पिटल का था और एक एयर एम्बुलेंस का जो स्पेशल एम्बुलेंस था, दोनों एम्बुलेंस आगे पीछे चल रहे थे। और नोएडा पुलिस भी कई आलाधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी भी थे, दिल्ली पुलिस के जवान भी थे, दिल्ली पुलिस के कई आलाधिकारी यहाँ मौजूद थे, किसी तरह का कोई ना हो। अब फ्री कॉरिडोर का निर्माण किया गया यहाँ से। बिल्कुल, तो यहाँ से एक कॉरिडोर के जरिए ले जाया गया है। यूपी पुलिस के भी अधिकारी हैं, यूपी के कई अधिकारी हैं जो लेकर पहुंचे हैं और आगे एम्बुलेंस के जरिए जो सफदरजंग से भी एक स्पेशल एम्बुलेंस को यहाँ भेजा गया था, उसके जरिए मरीज को जल्द से जल्द पहुंचाने की अब कोशिश हो रही है। प्रीति मौजूद है हमारी संवाददाता सफदरजंग अस्पताल के बाहर, और किसी भी वक्त प्रीति कोई हलचल क्या यहाँ एम्बुलेंस पहुंचने को है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बस कुछ ही मिनटों का अब दूरी रह गई है। कुछ ही मिनटों में जो एयर एम्बुलेंस है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी चाक चौबंद कर दी गई है। यूपी पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं कि किसी भी तरीके की यहाँ पे, क्योंकि लोग यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, लोगों को गुस्सा है, तो किसी भी तरीके की कोई भी हादसा ना हो उसको लेकर भी यहाँ पे पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो ये जो सफदरजंग अस्पताल का आप जो मेन गेट देख रहे हैं उसके अंदर जाने के लिए मीडिया की परमिशन नहीं है, मीडिया को भी बाहर रोका गया है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि आप ये देख सकते हैं कि ये ग्रीन सिग्नल यहाँ पे कर दिया गया है और ट्रैफिक को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और ये हमारे दर्शक देख पाएंगे बस कुछ ही मिनटों में ये जो एम्बुलेंस है बस यहाँ पर पहुंचने वाली है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से पूरी जो रोड है इसको पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है सिग्नल थ्रू। और ये जो आप सामने जो एम्बुलेंस देख रहे हैं अजय, ये वही एम्बुलेंस है जो बस कुछ ही मिनटों में बस ये सफदरजंग अस्पताल में लेकर आएंगे। देख सकते हैं ये सामने एम्बुलेंस आती हुई आपको नजर आ रही होगी। ये यहाँ से वो आगे रेड सिग्नल है, उसके बाद ये यू टर्न लेकर ये जो एम्बुलेंस है ये अभी सफदरजंग अस्पताल में एंट्री करेगी। उसके बाद यहाँ पे जो रेप पीड़िता है उसका इलाज यहाँ पर शुरू होगा। ये देख सकते हैं जो सामने आप जो काफिला देख रहे हैं आते हुए, ये वही एम्बुलेंस है जिसमें उन्नाव रेप पीड़िता को लेकर आया जा रहा है। सामने से जो एम्बुलेंस आप देख सकते हैं, लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये एम्बुलेंस है जिसमें रेप पीड़िता को लेकर आया जा रहा है। 6 डॉक्टरों की, जैसे मैंने आपको बताया कि टीम बताई गई है। ये देख सकते हैं ये ऐसी एम्बुलेंस में लेकर आया जा रहा है। जो रेप पीड़िता है वो एम्बुलेंस में यहाँ पहुंच चुकी है। दिल्ली और यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो साथ में मौजूद है और यहाँ पे सुरक्षा के व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं। जो एम्बुलेंस है वो अंदर पहुंच चुकी है और इलाज अब यहाँ पर शुरू होगा। 6 डॉक्टरों की टीम है, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी साथ में मौजूद है, घर के लोग भी यहाँ पे मौजूद है। सफदरजंग अस्पताल के साथ साथ जो यहाँ पे जो एम्बुलेंस थी वो भी यहाँ पे साथ में मौजूद थी। और देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जो है वो अस्पताल के अंदर
पहुंच चुकी है और अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर जो रेप पीड़िता है उसका इलाज शुरू किया जाएगा। 90% जो पीड़िता थी वो जल चुकी थी, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है कि उसकी हालत गंभीर है। उसको लेकर यहाँ पर इलाज अब शुरू किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जो इलाज, जो जलने वाले जो बर्न केसेस होते हैं वो यहाँ का दिल्ली का सबसे बेस्ट अस्पताल यहाँ पे सफदरजंग को माना जाता है। इसीलिए जो रेप पीड़िता है उसको, उन्नाव रेप पीड़िता है उसको यहाँ सफदरजंग अस्पताल में लेकर आया गया है, क्योंकि ये दिल्ली का बेस्ट अस्पताल है। सफदरजंग में जो बर्न जो केसेस होते हैं, अभी हमने जो दर्शकों जो देखा वो कि वो एम्बुलेंस अब अस्पताल के कैंपस में दाखिल हो चुकी है, यानी पीड़िता पहुंच चुकी है सफदरजंग अस्पताल के भीतर, दिल्ली के सफदरजंग में। और यहां क्योंकि इंडिया में माना जाता है कि सबसे बेहतर बर्न वार्ड है, जले हुए मरीजों का इलाज यहां सबसे बेहतर हो पाता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह फैसला किया कि लखनऊ से शिफ्ट कराया जाए। पीड़िता को बेहद गंभीर हालत में है, 90% जली हुई है। बहुत ही बड़ी चुनौती है डॉक्टर्स के सामने कि उसकी जान को बचाया जाए, लेकिन हम सब दुआएं करें, प्रार्थना करें कि वो बचेगी, लड़ेगी मौत से भी, जैसे अब तक लड़ रही थी। वो दरिंदों से भटकती रही, पुलिस ने शुरुआती समय में साथ नहीं दिया, अदालत गई, अदालत ने आदेश दिया तो मामला दर्ज हुआ। और इसी सिलसिले में जैसे कि उसके परिजनों ने बताया है, पीड़िता के परिजनों ने, कि वो वकील से मिलने जा रही थी, रायबरेली के निकली थी, तभी उसको केरोसिन डालकर आग के हवाले करने की कोशिश की गई है। तो वो बहादुर है, लड़ेगी, जीतेगी और इस मुश्किल से भी बाहर आएगी। फिलहाल पहुंच चुकी है वो सफदरजंग अस्पताल, यहां बेहतर इलाज उसे मिलेगा और हम सब दुआ करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं यहां पर कि सोशल मीडिया के जरिए इस प्रोग्राम को देख रहे तमाम मेरे ऑडियंस बेहद गुस्से में हैं। एमसी द्विवेदी साहब, क्या इस गुस्से की जिम्मेदारी आप सीधे सीधे लेंगे कि नहीं लेंगे, या सब कुछ समाज पर छोड़ देंगे? कोई अपडेट देना चाह रहे हैं शायद अंबर जैदी, हु शुड बी ब्लेम्ड? कंप्लीटली सिस्टम फेलियर है। अगर जो जितना पुलिस मशक्कत अब कर रही है, अगर थोड़ी पहले दिखा दी होती तो ये सब उनको झेलना ना पड़ता और ना करना पड़ता, ना ही कोई आज आग के हवाले होके इस 90% कोई जल गया होता। तो हम जो चीज़ बाद में करते हैं, तो हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले सकते? क्या हम अपनी बेटियों पे भरोसा नहीं कर सकते? क्या उनकी बात पे भरोसा करके हम उनकी शिकायत नहीं लिख सकते? तो ये प्रेजुडिस है, माइंडसेट पुलिस का, हमारे समाज का और पूरे सिस्टम का फेलियर है। ना कि सिर्फ समाज पे पूरा तौर से डालने के लिए काफी नहीं है, आप सब कुछ समाज पे डाल दें और बरी हो जाए हर चीज से, ये काफी नहीं है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मनोज यादव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्या? चाह रहा हूँ आज जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज आप दिखा रहे हैं कि इतनी तेजी की गई है, उत्तर प्रदेश के हालात इतने खराब हैं कि यहाँ पर जब पीड़िता थाने में जाती है तो थाने में उसका FIR नहीं दर्ज होता है, जैसा कि इस मामले में भी हुआ, और उसको कोर्ट के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराना पड़ा। और आज जब वो अपने पैरवी के लिए जा रही थी तो उसको जला के मार डाला गया। ये पहली घटना में ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, अभी वो जो घटना हुई थी जिसमें मार डालने की कोशिश हुई है, 90% जल गई है, सिर्फ बोल के कुछ काफी नहीं होगा, बचने के चांसेस ना के बराबर हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, ये सवाल 2012 से लेकर 2019 तक बना हुआ है मनोज यादव जी। सुनिए, जब तब आप सत्ता में थे, अब ये सत्ता में, बस इतना ही फर्क है। लड़कियां तब भी मारी जा रही थी, आज भी मारी जा रही है। सत्ता की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वैसे का वैसे ही है। मैं ये तो रास्ता बताइए ना, आप तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप ब्लेम गेम कर रहे हैं, रास्ता बताइए। फिर ये गलत बात। शबनम पांडे, मेरा कहना इतना है कि जब प्रशासन पर मुख्यमंत्री जी का नियंत्रण नहीं रह गया है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। और इस प्रदेश के हालात जंगल राज के हो गए हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जबरदस्ती हम लोग सिर्फ इसको समाज का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि यह पूरी तरह से प्रशासनिक फेल्योर का मुद्दा है। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी, जो गृहमंत्री भी है उत्तर प्रदेश के, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। गृहमंत्री मनोज यादव जी, आप इस्तीफा मांग रहे हैं? शबनम पांडे का जवाब, हाँ, इस्तीफा मांग रहे हैं। ये इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि योगी सरकार लगातार हत्याओं पे, अपराध पे, बलात्कार पे और इस प्रदेश में देखिए अजय जी, मनोज यादव जी केवल राजनीति कर रहे हैं। मनोज यादव जी, आप राजनीति ना करें तो बेहतर होगा। पॉलिटिक्स का तो नहीं कीजिए ना। एक हफ्ते से एक
स्टेट गिना देती हूँ जिस स्टेट में रेप नहीं हुआ, चंडीगढ़ से लेके उन्नाव, चंडीगढ़, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा, हैदराबाद, किस स्टेट में नहीं हुआ? आप ये ब्लेम गेम किस पे डाल रहे हैं? कौन सी राजनीतिक पार्टी के अंदर रेप नहीं हुआ? कौन सी निर्भया पहले था या आज आखिरी है? आप सबका ये जो राजनीतिक करंट शुरू हो जाता है ना रेप का, आप लोग शर्त कीजिए, इसको गंभीरता से लीजिए। अगर राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार है तो पूरा राजनीतिक नेतृत्व ही नाकाम है, चाहे कोई पार्टी हो, क्योंकि ये सिलसिला जारी है। प्रीति जुड़ी हुई है अपनी आंखों से, उन्होंने प्रीति शायद कुछ अपडेट देना चाह रही थी। बिल्कुल प्रीति आप कुछ अपडेट दे रही है वहां सफदरजंग से। लेट्स बिल्कुल अजय, मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सब नाराज हैं, हंगामा यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में गुस्सा है। गुस्सा इस बात का कि राजनेता जो है वो सिर्फ राजनीति करते हैं, अभी भी सिर्फ राजनीति हो रही है। एक पीड़िता को 90% जला दिया गया, 90% पीड़िता जल गई, उसके इलाज की बात नहीं होती, कैसे रेप की घटनाओं को कम करेंगे उसको लेकर बातचीत नहीं होती है। बातचीत सिर्फ ये होती है कि किस सरकार में कितने रेप हुए, कितने क्राइम हुए, कितना रेट बढ़ा क्राइम का या कितना कम हुआ। रेप जो क्राइम का जो रेट है उसको कम करने की बात नहीं होती। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो काफी गुस्से में है। यहाँ पे महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या कह रही हैं। मैम क्यों आई हैं आप और क्या कहना चाहेंगी? मैं उन्नाव की पूर्व सांसद हूँ और मैं वहाँ की प्रतिनिधि रह चुकी हूँ। उन्नाव मेरा घर है, मेरा जन्म स्थान है। अनु टंडन और वहाँ की बच्ची है, उसके साथ इस तरह का कांड अगर हो जाए, ये तो मौके की बात है कि मैं दिल्ली आई हुई थी, आज सारे दिन व्यस्त रही, लेकिन सारे दिन मुझे खबर मिलती रही और जैसे ही मुझे पता चला कि वो यहाँ आ रही है तो इसलिए मैं यहाँ आई पता लगाने की क्या स्थिति है। लेकिन आप देख ही रही हैं कि हम लोगों को वहाँ जाने का तो अंदर जाने को तो नहीं मौका मिलेगा। कष्ट बहुत ज़्यादा है और जो हमारे उन्नाव से लोगों से बात हो रही है उससे पता चल रहा है कि हालत बहुत खराब है। मैम आपको नहीं लगता कि ये जो मुद्दे हैं इन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बस ये होना चाहिए कि इस तरीके की घटनाओं को किस तरीके से रोका जाए? मेरे ख्याल से राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बच्ची का मामला है। आप बच्ची के साथ क्या गुजरी होगी जब 1 लीटर पेट्रोल उसको जला रहा होगा। 1 किलोमीटर वो भागते दौड़ते गई, उसी हालात में उसने फोन किया पुलिस को, तो आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर कितना कष्ट रहा होगा, उसकी माँ के साथ क्या गुजर रही होगी। तो ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा दायित्व आपकी सरकार का है, राज्य सरकार का है। और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सरकार इसमें कुछ कर सकती है। लोग कहते हैं कानून को और मजबूत बनाओ, बिल्कुल बनानी चाहिए मजबूत कानून, हम सबको इसके बारे में बोलना चाहिए, लेकिन मजबूत कानून बनाना है। अनु टंडन से ये पूछिए, कानून है अनु टंडन से ये पूछिए, ये कांग्रेस से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, इसी उन्नाव से जहां से ये विभत्स कांड हमारे सामने आया है और अभी पीड़िता है अंदर, ये हाल जानने गई हैं, मगर आज क्या पहले इन्होंने सुध लिया? क्या निर्भया कांड के बाद इन्हीं की सरकार थी तब से लेकर अब तक कितना क्या हो पाया, क्या बदल पाया, कितना इस्तेमाल हो पाया फंड का? कभी सुध लेने की कोशिश की? खुद वो महिला सांसद रही हैं, पूछिए उनसे कि आज उनको इस पीड़िता की याद आई। वो तो जूझ रही है पिछले 1 साल से। ये बता मैम ये बताइए कि अभी निर्भया कांड के बाद, अभी ये कोई पहला नहीं है, ऐसे बहुत सारे कह रहे हैं, निर्भया कांड के बाद आपकी सरकार थी, आप लोगों ने क्या किया? क्या आप लोग ने जो फंड था उसका सही यूज किया या कभी आप लोगों ने ऐसे सुध लेने, मतलब हम ये कहना चाहते हैं, ने निर्भया कांड के बाद इस फंड का बनवाया, हर तरीके के कानून ने अपना काम किया। आप जानती हैं कि निर्भया कांड के जितने आरोपी थे उनके साथ क्या हुआ, लेकिन ये सरकार अब इसको हो गए कितने साल, 7 साल हो गए हैं। उस निर्भया कांड के नाम पर जो वो फंड बनाया गया था उसका 1 पैसा इन्होंने नहीं खर्च किया। ये मैंने किया था 2018 हम लोग से ये लड़की ये पीड़िता जूझ रही थी। आप क्या बात कर रही हैं? अभी 7 साल से सरकार किसकी है? कहीं से मदद तो मिल सकती थी। बिल्कुल मैम, ये जो पीड़िता है ये 2018 की पीड़िता है। 2018 में इसने अपना जो आरोप था वो लगाया था और उसमें अरेस्टिंग भी हुई, लेकिन
क्या 2018 से आज उसके साथ ये हादसा हुआ, FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन क्या उसको न्याय मिला था? न्याय नहीं मिला था, इसीलिए आज उसकी ये हालत है। हम मानते हैं कि आज जो उसके साथ हुआ वो गलत हुआ, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन 2018 का मामला है, तब आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता था कि आप लोग इसके साथ 2018 में जो सरकार थी वो हमारी नहीं थी, और 2018 में उसके साथ 2018 में जो उसके साथ हुआ मैं आपको बताती हूँ। उसने आरोप लगाया था 2 लोगों पे, उन्होंने एक को अरेस्ट किया और दूसरे को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो दूसरा जो है प्रधान का बेटा था और वो प्रधान नहीं अगर ठीक है आप सरकार में नहीं थी, आप सरकार में नहीं थी, लेकिन आप एक महिला थी, आप पार्लियामेंट चुनाव से भी है, आपका भी फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप इसको उठाएं। आप महिला राजनीतिकरण करें, ऐसा महिला आपका दायित्व, मेरा दायित्व जो था मैंने अपने क्षेत्र में पूरा किया। मैं क्षेत्र की प्रतिनिधि उन्नाव की चुनी हुई विपक्ष है, समय वहाँ का उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, नहीं बच सकती है। उसका दायित्व नहीं बनता, आप उससे सवाल पूछें। लेकिन आप विपक्ष में तो थी ना, तो विपक्ष अगर एक मेरा सवाल सुनिए, अगर विपक्ष, हम बेतुके सवाल नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एज अ महिला आपका भी कर्तव्य बनता था, आप विपक्ष में थी। मेरा जो कर्तव्य था मैंने पूरा किया, मेरे घर की बेटी के साथ हुआ। और एक बात आपको बता दें, जितने केस हुए हैं उसमें हर बार हम लोगों ने, मैम आप ये मानेंगी ना कि जो जिम्मेदारी होती है वो चाहे विपक्ष की हो और चाहे सरकार की हो, दोनों की जिम्मेदारी है। अगर विपक्ष मुद्दों को नहीं उठाएगा चाहे तो मैं बता दूं, हम बिल्कुल सुन रहे हैं। ऐसा है कि सबसे पहले जिम्मेवारी जिसकी सरकार है इस वक्त भाजपा की सरकार है वहां पर उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद अगर ये हरकत हुई है तो पहला दायित्व उनका बनता है कि कम से कम आप उस पीड़िता को न्याय दिलाइए, उनको अरेस्ट करवाइए। हमको सुनने में आ रहा है अभी भी 2 फरार घूम रहे हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है? आपको एक के नाम पता है, यूपी घूम रहे हैं। लेकिन ये कि यूपी का केस नहीं है ना, इसके अलावा मालदा में भी हुआ है, राजस्थान में हुई है, कि यूपी, हम किसी सरकार के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ऐसे जो केस होते हैं वो हर राज्य में होते हैं, और चाहे वो सपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार। पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? विपक्ष को रिपोर्ट करती है कि सरकार को विपक्ष रिपोर्ट करती है? आप भी क्या बात कर रही है? अरे जिसकी सरकार होगी वो काम करेगा कि वो आपकी सुनती नहीं है? पुलिस कहाँ से सुनेगी हमारी? आप मजाक कर रहे हैं कि पुलिस हमारी सुनेगी? उत्तर प्रदेश में मैं रह के देख रही हूँ, पुलिस बहुत ही साफ है। आप जूझ रही हैं, जिस सवाल का जवाब आप तलाश रही हैं कि कोई तो जिम्मेदारी ले, कोई तो अपनी जिम्मेदारी को बता पाए कि उसने निभाया उस जिम्मेदारी को जो उसे बतौर पक्ष या विपक्ष दी गई हो या बतौर पुलिस दी गई हो नहीं। और इसीलिए 1 साल तक जूझते जूझते आखिरकार जला डाली जाती है वो पीड़िता, जिसके साथ पहले धोखा, फिर रेप और फिर जान से मारने की कोशिश हो जाती है। यह सच है, नंगा सच है। आज भी हम कितने बीमार हैं, हमारा सिस्टम और हमारा समाज। हम इस खबर पर लगातार बने हुए, दुआ कीजिए। सफदरजंग पहुंच गई है पीड़िता, वहीं पर आप बहस देख रहे थे। अनु टंडन पूर्व सांसद यहां पहुंची भी हैं देखने के लिए पीड़िता को सफदरजंग से। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस वक्त धन्यवाद। लेकिन इस खबर पर